हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई 1 के हम लोग सेकेंड क्लास में हैं, चैप्टर 2 में। और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने यही सब किया था। एक बार जरा आपको ओवरव्यू करवा दें, क्विक ओवरव्यू। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन किसको कहते हैं, विच टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शंस, ये सब हमने किया था, याद होगा आपको। फिर हम लोगों ने ये फंक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया थे, 2 क्राइटेरिया थे, आपको याद होगा। ईच प्री इमेज मस्ट हैव सम इमेज, फिर ईच प्री इमेज मस्ट हैव यूनिक इमेज। ये इतनी बातें हमने कर रखी है। अब है कि इसके बाद से हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल किया था कि कब फंक्शन होगा कब नहीं होगा, ये सब हम लोगों ने देखा था। उसके ऐसे टाइप्स ऑफ फंक्शन में कितने टाइप के फंक्शन किए थे हमने, 4 टाइप ऑफ फंक्शन किए थे। 1 ऑनटो, 1 इनटो, मेनी वन ऑनटो एंड मेनी वन इनटो। ये 4 टाइप के फंक्शन किए थे। और फिर हम लोगों ने सीखा था कि 1 ऑनटो का ही सिर्फ इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। 1 ऑनटो का ही सिर्फ इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद से हम लोगों ने डोमेन का लॉजिक देखा, वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखा था। वर्टिकल लाइन टेस्ट किसको चेक करने के लिए होता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट किस चीज, यस फिर से बोलना, इटसेल्फ कर्व को चेक करने के लिए होता है, वेदर द गिवन कर्व इज अ फंक्शन और नॉट। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए होता है? यस, इनवर्स फंक्शन को चेक करने के लिए होता है कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद से हमने किया था डोमेन। डोमेन में 2 लॉजिक्स मैंने आपको कराए थे, क्योंकि हमें वर्क करना है सिर्फ रियल नंबर सिस्टम में, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी में नहीं जाना है। और ट्रिगो का भी ज़्यादा यूज़ है नहीं, इसलिए डोमेन के लिए सिर्फ 2 ही लॉजिक लगेंगे। एक पहला वाला था, अगर अंडर रूट में कोई क्वांटिटी है तो दैट क्वांटिटी मस्ट बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्यों कहते हैं? जीरो के पहले सब नेगेटिव, जीरो के बाद सब पॉजिटिव। जीरो इज लाइक नो मैंस लैंड। ठीक है, मान लो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। कोई इंसान अगर नो मैंस लैंड में खड़ा है तो हम उसको नॉन पाकिस्तानी और नॉन इंडियन भी बोल सकते हैं। वही बात है, जब नॉन पॉजिटिव की बात आएगी, नॉन नेगेटिव की बात आएगी, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज करेंगे। नॉन पॉजिटिव की बात आएगी, x लेस देन इक्वल टू 0 यूज करेंगे। तो जो स्क्वायर रूट होता है वो 0 का भी आता है और पॉजिटिव का भी आता है, नेगेटिव का नहीं आता, ये हमने देखा था। यानी सिर्फ नॉन नेगेटिव का ही अंडर रूट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये लॉजिक आपको याद रखना है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक है रेशियो के लिए, gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर समथिंग रेशियो के फॉर्म में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसके ऊपर हमने 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल और एक थोड़ा अच्छा क्वालिटी का एग्जाम्पल किया था, बस इतना ही हुआ था हमारा लास्ट क्लास में। हाँ, इसमें मैंने मार्क किया था क्लास ख़त्म करने के बाद, आपस में डिस्कशन हुई थी, तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना है लास्ट क्लास का। करेक्शन ये था, ये देखो ये 2 दिखा, डिनोमिनेटर की वजह से x कैन नीदर बी इक्वल टू 2 नॉर कैन बी इक्वल टू -3। तो हमने यहाँ पर जब बाउंड्री रीजन लिया था तो -3 को तो हटा दिया था, लेकिन 2 को नहीं हटाया था। तो 2 को भी हटाना है आपको, ठीक है। 2 को भी क्या करना है, रिमूव करना है इंटरवल से। तो 2 पे क्या लग जाएगा हमारा, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अभी तो आप क्लोज ही रहने, तो पहले बार तो क्लोज लिखा था ना, बाद में इसको हटा करके ओपन करना है। तो ओपन एट 2 आप कर लेना, यही मैंने लिखा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक किया था। अब आज एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को करने के लिए डोमेन रेंज का। उसके बाद से फिर हम लोग बेसिक ग्राफ शुरू करेंगे। क्वेश्चन देखना, fx इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। आज बस एक ही क्वेश्चन हम सैंपल के तौर पे करा रहे हैं। वैसे आपको हमारा पता ही है पढ़ाने का तरीका। फर्स्ट राउंड में कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट होंगे, उसके बाद से असाइनमेंट करवाएंगे, उसके बाद से पीपी करवाएंगे। तो पीपी में 15 और 20 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे पिछले 15-20 साल के, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। जब उतना क्वेश्चन कर लेंगे तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी सिर्फ फिलहाल एक क्वेश्चन करा रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट में ज़्यादा हम लोग पीपी नहीं कराते, क्योंकि पीपी प्रीवियस पेपर कहते पीपी, वो तो अलग से करना ही हम लोगों को। चलो अभी एक क्वेश्चन कर लो।
1 अपॉन एक्स माइनस, ये है फंक्शन हमारा। कैलकुलेट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कैलकुलेट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। निकाल सकते हैं इसमें कौन सा लॉजिक काम करेगा, जल्दी बताओ। इसमें भी बच्चे दोनों लॉजिक काम करेंगे। ये बताएगा अंडर रूट की वजह से जो प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करेगा, और ये पूरी चीज़ डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले रूट अंडर एक्स प्लस टू implies that x plus 2 should be greater than equal to 0, which implies that x is greater than equal to minus 2. x belong करेगा कहाँ से, -2 to infinity। ठीक है, पहला लॉजिक तो अंडर रूट का लगा। आप इसके लिए एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली लिखोगे एक सेंटेंस में, एज अंडर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव इज ओनली डिफाइंड, इसलिए हम लोगों ने ये लॉजिक लिखा। तो एक तो कह रहा है, एक छोटा वाला पार्ट कह रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, लेकिन बट x माइनस रूट अंडर x प्लस 2 इज इन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी क्या नहीं होनी चाहिए, जल्दी बताओ। तो x माइनस रूट अंडर x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x शुड नॉट बी इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 2। चलो, नॉट इक्वल टू 2 सॉल्व करने में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो अभी आप फिलहाल इज इक्वल टू कर दो लास्ट में, फिर उसको हटा देंगे नॉट इक्वल टू के लिए। इफ x इज इक्वल टू ये, तो implies that x square is equal to x plus 2, implies that x square minus x minus 2 is equal to 0, implies that x is equal to minus b plus minus root under। फॉर्मूला याद है ना सभी को? कुछ बच्चे हो सकता है भूल गए होंगे, तो फॉर्मूला देख लो। x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 2a, where a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c जो है हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर बच्चे फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इज व्हाट, -1 का स्क्वायर, -4a और c, और इधर भी बच्चे आप -b इस तरीके से आप लिख सकते हो, अपॉन में 2a, 2 इंटू 1, दिस इज 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 4 2 जा 8 बाई 2, दिस इज 1 प्लस माइनस 8 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट कितना हो गया 3, 3 प्लस 1 4 बाई 2 2, 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 2 इज -1। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि x माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन हमने जो सॉल्व किया उसमें तो 0 मान करके सॉल्व किया है। इसका मतलब है कि इन दोनों वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो x शुड बिलोंग टू r में से इन दोनों वैल्यूज को निकाल फेंको पूरे रियल नंबर्स में से। रियल नंबर्स तो माइनस इन्फिनिटी टू क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। उसमें से हम सिर्फ इस दो पर्टिकुलर वैल्यू को निकालेंगे, तो उसको सेट फॉर्म में माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि एक सेट में से एक सेट को ही सबट्रैक्ट किया जा सकता है, कोई और नोटेशन आपको यूज नहीं करना। ये दोनों निकाल फेंकेंगे, और पहले एक तरफ ये आया हुआ है अंडर रूट की वजह से, दोनों को जरा एक साथ देखें, कंबाइनिंग विथ x बिलोंगिंग टू -2 टू इन्फिनिटी। देखो जरा नंबर लाइन पे बनाओ, सबसे पहले क्या आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 2। तो देखो -2 को लेते हुए आगे तक जाना है, लेकिन इन दोनों को नहीं लेना। नहीं लेना तो आप सेट को फाइनली डोमेन को आप लिख सकते हो, फाइनली डोमेन इज इक्वल टू -2 से इन्फिनिटी, उसमें से हम माइनस कर देंगे -1 और 2, इन दोनों को निकाल देंगे।
या फिर कोई स्टूडेंट चाहे तो ऐसे लिख सकता है -2 to -1 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -1 को इंक्लूड नहीं करना, यूनियन 1 to 2, फिर 2 को भी इंक्लूड नहीं करना, और 2 to इन्फिनिटी। तो दोनों में से कोई भी नोटेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये था हमारा डोमेन और रेंज का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है अच्छा वाला, उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम नहीं पढ़ा है ना, इसलिए उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। मैम 2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, 2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, क्यों? 2 पे भी तो बच्चे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ 0 होगा ये हम लोगों ने सॉल्व किया। तो x क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो x की दो वैल्यू आ गई, ये रहा 2 और ये रहा -1, दोनों ही नहीं एक्सेप्टेबल होंगे ना, क्योंकि इस पे डिनोमिनेटर 0 आ जाएगी, तो 2 को कैसे हम क्लोज्ड ब्रैकेट में डाल दें? नहीं होगा। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन बस अभी लिख रहे हैं और हम लोग करेंगे बेसिक ग्राफ के बाद, बेसिक ग्राफ के बाद, क्योंकि अभी हमें लॉग और एक्सपोनेंशियल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आज क्लास कंप्लीट होते होते, सेकेंड क्लास कंप्लीट होते होते तक हमें आइडिया हो जाएगा। तो इसका डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। उसी में हम रेंज के बारे में जो 3 कॉन्सेप्ट है वो वहीं पे पढ़ाएंगे, रेंज। वैसे रेंज के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? पहले थोड़ा सा रेंज जान लो और इस क्वेश्चन को कहीं लिख लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है? रेंज के बारे में आपको क्या पता है? y की वैल्यूज को हम लोग कहते हैं रेंज, y वैल्यूज आर कॉल्ड रेंज। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, y इज इक्वल टू 2x + 5, ठीक है? तो आप कहोगे कि मैम इसका डोमेन क्या होगा? तो x बिलोंग टू एनी रियल नंबर, सो डोमेन इज इक्वल टू व्हाट? ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज बताओ, रेंज मतलब y की वैल्यूज, रेंज इज y वैल्यू। सिंपल सा दिमाग में रख लोगे, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन x जो है डोमेन में आएगा और y किस में आएगा? रेंज में आएगा। जो भी इमेज वाली वैल्यूज होंगी वो सब रेंज में आएंगी। मुझे बताओ, x की जगह आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। जब कोई भी वैल्यू डाल सकते हो तो 2x भी कोई भी वैल्यू आ सकता है, हर नंबर का ट्वाइस तो हो ही सकता है, और 5 ऐड कर देंगे। लेकिन जब आप x के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रेंज इज y वैल्यूज, तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि कोई भी रियल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, +5 करेंगे, तो y हमें मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, और y भी हमें नेगेटिव से पॉजिटिव सारी वैल्यूज मिलेंगी। आप देखना चाहते हो तो जरा देखो, रेंज के लिए पहला लॉजिक, रेंज के लिए पहला लॉजिक आप एक्सप्रेस कर दो, ये आपने 11th-12th में भी किया होगा। एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y, देन अप्लाई लॉजिक लाइक डोमेन, किसके ऊपर? ओवर y। तो y की वैल्यूज मिल जाएगी और वही होगा हमारा रेंज। देखना जरा, y इज इक्वल टू है 2x + 5, 2x इज इक्वल टू y - 5, x इज इक्वल टू y - 5/2। नाउ सी, अब आप बताओ कि y की कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है यहाँ पर? अरे भाई, किसी भी वैल्यू में से हम लोग 5 माइनस कर सकते हैं और फिर उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्शन एट अ सिंगल वैल्यू ऑफ y, चाहे वो रूट में हो, नहीं हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, सब एक्सेप्टेबल है। इसलिए y बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे? ऑल रियल नंबर्स। तो रेंज भी क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स। तो पहला तो ये है लॉजिक जिसमें हम लोग किसके जैसा अप्लाई करते हैं? डोमेन जैसा। किसके ऊपर काम करते हैं? y के ऊपर। एक और क्वेश्चन देख लो, ये हो गया लॉजिक 1, लॉजिक 2 भी है। y इज इक्वल टू अगर f(x) दिया हुआ है तो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, जो कि चैप्टर 9 के बाद आपको आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि डोमेन रेंज एक बार फिर से रेंज का डिटेल कॉन्सेप्ट हमें कहाँ पढ़ना है, चैप्टर 9 में पढ़ना है। तो फाइंड मैक्सिमम मिनिमम इन गिवन इंटरवल, देन रेंज इज मिनिमम से लेकर के कहाँ तक, मैक्सिमम तक। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, उसके बाद से लॉजिक 3 है, ध्यान से सुनो। मैक्सिमम मिनिमा के लिए वही फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव वही सारा काम करना जो आपने 12th में कर रखा है। रेंज के लिए तीसरा लॉजिक भी है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, ध्यान से सुनो, और अगर y डैश ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, जो कि हम किस में पढ़ेंगे, चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। एक बार चैप्टर 7 में और एक बार चैप्टर 9 में हमें कवर करना है। y डैश 0 से बड़ा आ गया तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो अगर x हमारा a टू b में लाई कर रहा है तो एफ एक्स हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो एफ ए से एफ बी के बीच में। मतलब फंक्शन कुछ ऐसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो ये अगर a है और ये अगर b है तो इसके सामने ये क्या हो गया, एफ ए, और ये क्या हो गया, एफ बी। तो जब हमारा डोमेन यहाँ से यहाँ के बीच में है तो रेंज भी यहीं से यहीं के बीच में है। तो रेंज निकालने का एक ये भी तरीका होता है। अगर यही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाए, फंक्शन ऐसा हो जाएगा। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में a पे मैक्सिमम और b पे मिनिमम। इफ y डैश इज नेगेटिव और x अगर a टू b बिलोंग कर रहा है, देन हमारा रेंज आ जाएगा, एफ एक्स जिससे बिलोंग करता है दैट इज कॉल्ड रेंज। अब इस बार एफ बी से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, एफ ए तक जाएंगे। तो एफ बी से लेकर के एफ ए। अगर आपको लॉजिक 2 और लॉजिक 3 नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लॉजिक 3 डिटेल में हम लोग चैप्टर 7 में करेंगे। वहाँ तो इन्वर्स निकालना भी सीखेंगे, 1 1 ऑन 2 किस तरीके से चेक करते हैं वो भी हम लोग डिटेल में सीखेंगे चैप्टर 7 में, और लॉजिक 2 हम लोग चैप्टर 9 में सीखेंगे। अभी आपको बेसिकली लॉजिक 1 आना चाहिए, जिसमें हम लोग x को एक्सप्रेस कर देंगे एज अ फंक्शन ऑफ y, और फिर y के लिए सोचेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो इसी में एक और एग्जाम्पल देख लो। y प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। इसका आप डोमेन तो निकाल लोगे, डोमेन तो x किसी भी रियल नंबर से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर कर सकते हैं, -7 कर सकते हैं और -5 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू करोगे y प्लस 5 प्लस 7, y प्लस 12, x इज इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 12। अब देखो जरा, अब तो y पे तो अंडर रूट आ गया, y इज नॉट सो मच फ्री। अब आप क्या लिखोगे, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -12, क्योंकि इसको होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज हो गया कहाँ से कहाँ तक, -12 से इन्फिनिटी तक। तो अब बच्चे बताओ कि लॉजिक 1 सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे तो बहुत कम चांस है कि चैप्टर 2 के क्वेश्चन में आपसे रेंज पूछेंगे, क्योंकि 10 ईयर में देखोगे तो 80% 90% क्वेश्चन में सिर्फ डोमेन पूछा हुआ है। रेंज बहुत कम चांस है कि पूछेंगे, लेकिन अगर रेंज आ गया तो अभी फिलहाल चैप्टर 2 में जो मैंने इन्वर्स फंक्शन निकालने का रूल बताया कि x एज अ फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस कर दोगे और डोमेन जैसा लॉजिक लगा दोगे, किसके ऊपर, y के ऊपर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रेंज। अदरवाइज रेंज डिसाइड करना बहुत ईजी है, बाकी सब केसेस में रेंज पूरा रियल नंबर से आ जाता है। और लॉजिक 2 और लॉजिक 3 भी क्या आपको समझ में आ गया? किन किन बच्चों को लॉजिक 2 लॉजिक 3 समझ में आ गया? अपना अपना नाम बस बोलो। कोई जवाब नहीं, ठीक है, लॉजिक 3 नहीं आया, कोई बात नहीं। लॉजिक 3 के लिए जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत कुछ जान लेंगे ना, तब इसको सीखेंगे। लॉजिक 3 अच्छे से आपको चैप्टर 7 में पढ़ाया जाएगा, लॉजिक 2 जो है वो अच्छे से चैप्टर 9 में पढ़ाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने बेसिक ग्राफ्स की तरफ, ठीक है। तो हेडिंग पुट करना बेसिक कर्व्स। उससे पहले बच्चे एक और क्वेश्चन देख लो, ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। धीरज, ऑल अंडरस्टूड, ओके।
y इज इक्वल टू x प्लस 1 टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई x माइनस 1 टू द पावर हाफ। ये भी क्वेश्चन बच्चे आपके बुक का है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बेसिक कर्व्स पे शिफ्ट करेंगे। तो जरा देखना, y इज इक्वल टू लिखोगे तो रूट अंडर x प्लस 1। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? x टू द पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। ये नीचे में है तो रूट अंडर x माइनस 1। अब देखो बच्चे, अगर फंक्शन अलग अलग है तो आप इसको अब एलसीएम लेकर के कंबाइन करने की कोशिश मत करो, अलग अलग ही सॉल्व कर दो। और जिस x के लिए ये और ये दोनों ही सेटिस्फाइड होते हैं, दैट कॉमन पार्ट इज कॉल्ड आवर डोमेन। इसको दो पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल रूट अंडर x प्लस 1 के बारे में सोचें। x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। अब अगर 1 बाई रूट अंडर x माइनस 1 के बारे में सोचें, कोई मुझे बताएगा इसमें क्या लिखना चाहिए मुझे? एक ही साथ दोनों लॉजिक सोचो, अब आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हो। क्या लिखना? यस, ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। क्लियर? अगर ये न्यूमरेटर में होता तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते, लेकिन साथ ही साथ ये डिनोमिनेटर में है तो ग्रेटर देन लगाएंगे, इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे। x शुड बी ग्रेटर देन 1। अब आप नंबर लाइन पे बना लो, पहले कौन सी वैल्यू आएगी, माइनस 1 या 1? ठीक है, ठीक है, और 1 भी आ गई। पहले का कहना है माइनस 1 को लेते हुए इसके आगे माइनस 1 को भी लेना है, इसलिए इस पे स्टार बना दिया। दूसरे का कहना, आपको पता है कि हम ना थोड़ा कलरफुल बनाते हैं, डिजिटल पेज का ये फायदा होता है, कलर से ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो येलो वॉज फॉर दिस सेट, और ब्लू जो है वो x, यहाँ पे डॉट 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 दे दिए इसके आगे, इसके आगे सब ब्लू। लेकिन जब मैंने येलो और ग्रीन को और ब्लू को मिक्स किया तो वो ग्रीन बन गया, यानी कॉमन रीजन आपको ग्रीन से मिलेगा। ये सिर्फ अभी नहीं, ये कलर कॉम्बिनेशन आपका MME1 MME2 हर जगह एक्सप्लेन करने के लिए यूज आएगा। एक सेट के लिए हम येलो कलर यूज करेंगे, एक सेट के लिए हम ब्लू कलर यूज करेंगे। जो दोनों का कॉमन पार्ट होगा उसमें ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन कलर जो आया है फाइनली, कौन सी ऐसी x की वैल्यूज है जो दोनों के लिए ट्रू है? ये कह रहा है माइनस 1 से बड़ा, ये कह रहा है 1 से बड़ा, तो जो भी 1 से बड़ा होगा वो भी माइनस 1 से तो बड़ा हो ही जाएगा ना, तो कॉमन वैल्यू आ जाएगी x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज डोमेन क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। क्लियर? एक और छोटा सा लॉजिक हम आपको बताना चाहेंगे डोमेन डिसाइड करते वक्त। नोट में अगर आपको y इज इक्वल टू रूट 25 लिखा हुआ मिलेगा तो आप y इज इक्वल टू सिर्फ प्लस 5 लिखना। अभी तक आप बचपन में क्या लिखते थे? प्लस माइनस दोनों लिखते थे, लेकिन अब बच्चे अंडरस्टूड है कि अगर अंदर में पॉजिटिव है तो बाहर में हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। अगर y इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 25 है तब आप क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि यहाँ पहले से रूट अप्लाई करके हमें गिवन है। लेकिन अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है फिर तो आपके हाथ खुले हुए हैं, आप y की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी यूज कर सकते हो, बिकॉज वी आर टेकिंग रूट अंडर 25, हम लेने वाले हैं। या हमें ऐसी y चाहिए जिसका स्क्वायर 25 दे दे, तो y इस केस में हम दोनों लेंगे प्लस माइनस 5। समझ में आ गई बात? अगर पहले से दिया हुआ है रूट अंडर, ये ग्राफ बनाने में भी हमें हेल्प करेगा। पहले से अगर y इज इक्वल टू रूट अंडर 25 दिया हो तो वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। अगर पहले माइनस लगा करके दिया हुआ है तो वी विल टेक ओनली नेगेटिव वैल्यूज, और अगर स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ है तो वी कैन टेक ईदर ऑफ द वैल्यूज। तो ये लॉजिक याद रखना, ये MME में हर जगह काम आएगा, हर जगह MME1 MME2 दोनों में काम आएगा। अब आप हेडिंग पुट करो सम बेसिक कर्व्स। अभी तक आपने अपने लाइफ में जितने भी कर्व्स पढ़े थे ना, ग्राफ, सारा ग्राफ आज देख लेंगे एक ही क्लास में। कुछ एडवांस ग्राफ भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो पहले अगर बेसिक ग्राफ नहीं आएगा तो फिर हम मॉडिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला बेसिक ग्राफ जो कि सभी को आता है, लीनियर ग्राफ्स।
हमें ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ करके ग्राफ नहीं बनाना, बस ग्राफ का शेप क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, कैसे उसका कर्व बनेगा, इसी पे बस हमें रफ आइडिया, रफ स्केचिंग करना है। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, y = 2x + 5। लीनियर में बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? 2 पॉइंट फॉर्म, सबसे ईजी। आपने 6th-7th में, पता नहीं, जब भी पहली बार ग्राफ पढ़ा होगा तब पढ़ लिया होगा। x की जगह एक बार 0 डाल दो, अगर x की जगह 0 डाल दिए तो y 5, और एक बार y की जगह 0 डाल दोगे तो x मिल जाएगा -5/2। 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4, दिस इज x एक्सिस। अपना जो फॉर्मेलिटी है वो सब तो आपको बचपन से आता है। y डैश 1 2 3 1 2 3 4 5। देखो ग्राफ कैसे बनेगा। 0 और 5 पे एक पॉइंट लेना है। 0 और 5 पे एक पॉइंट ले लिया हम लोगों ने। दूसरा पॉइंट का है -5/2 यानी -2.5। बन गया ये लाइन। इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो गई? y = 2x + 5। तो बस हमें लाइन बनाने से मतलब है, क्योंकि आगे चल करके हमें इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा MME2 में। आगे चल करके हमें इसके अंदर का एरिया निकालना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम, बहुत सारी चीज़ें करनी है। ग्राफ तो पूरा छाया हुआ है MME1 और MME2 में। तो सिर्फ हमें रफ आइडिया निकालना है कि ग्राफ किस क्वाड्रेंट में और किस तरीके से बनेगा। क्लियर बच्चे? तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना सबको आता है। अगर y = 5 है तो ये लाइन कैसी लाइन होगी, जल्दी बताओ। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। अगर x = 7 है तो पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स। उसके बाद से आपने y = mx + c का तो फॉर्म पढ़ा हुआ है ना। दिस y इंटरसेप्ट, c को हम क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट। और m क्या हो जाता है? स्लोप। स्लोप। एक मिनट, मुझे चार्जर लगाने दो। बच्चे ये मीटिंग खत्म होगी तो आप लोग नेक्स्ट मीटिंग विद इन 2 मिनट्स ही ज्वाइन कर लेना। सेम आईडी सेम पासवर्ड है। तो यहाँ देखो, m = स्लोप। और स्लोप क्या होता है? इसने जितना एंगल बनाया विथ x एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन थीटा, उसी का टेंजेंट है ये, यानी कि tan थीटा। ये सबको पता है y = mx + c का फॉर्म। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये भी सबको पता होगा, या पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग स्लोप m। पहले ये कर लो, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। बस देखते चलो, जहां भी आपको डाउट होगा आप पूछोगे तो हम डिटेल में बताएंगे उसको। अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और इस लाइन की स्लोप है अगर m, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - y1 = m × x - x1। ये थोड़ा म्यूजिकल लगता है ना, थोड़ा इजी लगता था ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये वाला फॉर्मूला सबको याद होता है, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला हो जाता है y - y1 y1 - y2 अपॉन x1 - x2। तो उसी से ये निकल करके आया है y - y1 = m × x - x1। बच्चे, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग, बस थोड़ा थोड़ा सा रिकैप, पासिंग थ्रू, क्योंकि आपकी बुक में ना स्ट्रेट लाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो स्लोप आपको याद है m = चेंज इन y। अब अगर y1 पहले लिया है तो नीचे भी x1 ही पहले लेना पड़ेगा, या फिर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स।
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ये भी याद करना है क्योंकि इस पे भी एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हैं आपके बुक में। ये है x1 y1, डायरेक्टली इक्वेशन लिखना किसी को याद है? x2 y2, अगर भूल गए हो तो देखो जरा, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, ये बस y की जगह ये बस फिक्स रहेगा, ये y, बाकी का y1 y2 आप कहीं भी चेंज कर सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो। आप चाहो तो y माइनस y2 ऊपर में डाल सकते हो, नीचे में y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 जो मर्जी वो डाल सकते हो, नीचे में डिफरेंस आएगा। लेकिन जैसा आपने y के लिए डाला होगा वही सेम काम आपको किसके लिए करना होगा? x के लिए करना होगा। ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर में y माइनस y1 किया है तो RHS में भी x माइनस x1 ही करना पड़ेगा। अगर आपने इधर y1 माइनस y2 डिनोमिनेटर में किया है तो उधर भी x1 माइनस x2 करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अब एक लास्ट फॉर्म रहता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। स्ट्रेट लाइन में कुछ ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ना है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, अभी पहला ही बेसिक फॉर्म चल रहा है बच्चे, स्ट्रेट लाइन। आपको याद होगा अगर लाइन ने यहाँ पे A0 पे कट किया है और इधर 0B पे कट किया है, इसको x इंटरसेप्ट बोलेंगे, किसको? A को। एंड दिस विल बी y इंटरसेप्ट इक्वल टू B। इसमें इक्वेशन हो जाती है x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग टू इंटरसेप्ट्स। ये आपको बहुत हेल्प करेगा ग्राफ में, बजट इक्वेशन में भी हेल्प करेगा। जब हम लोग बजट लाइन पढ़ेंगे चैप्टर 5 या 6 में आएगा, बजट लाइन का जब ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो इसी इंटरसेप्ट की हेल्प से हम लोग करेंगे। तो इसलिए चैप्टर 2 के बेसिक्स को अच्छे से याद रखना। तो स्ट्रेट लाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम एक बार देख लो फटाफट। और ये मीटिंग कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो आप लोग नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करोगे विद सेम लॉगिन आईडी। ध्यान से सुनो, लीनियर ग्राफ में हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा। ड्रॉ करते वक्त तो कोई भी 2 पॉइंट ढूंढ लेना है, उस दोनों को ज्वाइन कर देना है। उसके से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें एक स्लोप है और एक इंटरसेप्ट है। बच्चे ये हम लोगों ने देख लिया। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m भी देख लिया। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स भी देख लिया। इक्वेशन ऑफ नहीं, स्लोप था, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स भी देख लिया। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी देख लिया। तो अब लीनियर फंक्शन कंप्लीट। लीनियर में x की भी डिग्री 1 होती है, y की भी डिग्री 1 होती है। अब हम लोग मतलब बेसिक ग्राफ्स में सेकंड टाइप पे जा रहे हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में। देखो एक एक करके डिग्री बढ़ती जाएगी। लीनियर से क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से क्यूबिक, क्यूबिक के बाद सब मतलब किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल बना पाओगे। तो पहले क्वाड्रेटिक देखते हैं। क्वाड्रेटिक में सबसे बेसिक ग्राफ, बहुत फेवरेट अपना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। कोई बताएगा मुझे ये किसका ग्राफ होता है? पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, दिस टाइप ऑफ पैराबोला। यहाँ पर आपको लैटस, रेक्टम, फोकस ये सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं, बस आपको शेप पता होना चाहिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, तो दिस शेप पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, अपवर्ड पैराबोला, ये ज़्यादा याद होता है। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये 4 टाइप के पैराबोला हो गए, ठीक है। ये 4 टाइप के पैराबोला हो गए। अब पैराबोला तो बेसिक है। पैराबोला में आपने क्या देखा?
मेरी बात ध्यान से सुन लिया करो, अगर आप लोग नोट कर रहे हो अपने लैंग्वेज में फटाफट लिख लिया करो, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ाते। कुछ बच्चों को मेरा लेक्चर स्लो लग सकता है रिकॉर्डिंग में, तो रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए प्रिविलेज ये है कि वो थोड़ा फास्ट करके स्पीड 1.2 1.5 पे सुन सकते हैं। लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि इतना स्पीड रखना पड़ता है कि बच्चे हम लोगों के साथ साथ अपना नोट्स रेडी कर पाएँ। अभी जो बोलने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पैराबोला फंक्शन तब बनेगा जब एक वेरिएबल की डिग्री 2 और दूसरे की 1 होगी। समझ में आ गई बात? अब जिंदगी भर आपको याद रहेगा। एक वेरिएबल की डिग्री 2, दूसरे की 1, तो ग्राफ सर्टेनली पैराबोला ही बनेगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो, अगर मैंने आपको बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किसका ग्राफ होता है, कोई आइडिया? सर्कल का ग्राफ होता है, ठीक है। तो अभी क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर ही चल रहे हैं। पैराबोला पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे। 4 ग्राफ आते हैं किसके अंदर? क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर। इसलिए अभी हेडिंग नहीं बदलना, अभी हम लोग #2 में ही चल रहे हैं। तो सर्कल की इक्वेशन को देखो, इसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सपोज करो ये है अल्फा और बीटा, और इधर आर, इधर आर, इधर आर, ये हो गया सर्कल। मतलब इसका सेंटर हो गया कितना? अल्फा बीटा, और रेडियस कितना हो गया? आर। याद हो गया? तो इस वाले सर्कल का क्या होगा? सेंटर क्या होगा बताओ? 0 0, ओरिजिन होगा सेंटर, और रेडियस कितना हो गया? आर। यानी इसका सर्कल इस टाइप का बनेगा। समझ में आ गई बात? तो इसमें दोनों की डिग्री कितनी थी? 2 थी। तो दोनों वेरिएबल की अगर डिग्री 2 है, सर्कल भी बन सकता है, एलिप्स भी बन सकता है, और हाइपरबोला भी बन सकता है। अभी देखो नेक्स्ट वाला, एक्स स्क्वायर के नीचे इंटरसेप्ट अलग हो गया और वाई स्क्वायर के नीचे इंटरसेप्ट अलग हो गया। यहाँ क्या था बच्चे? अगर आप इसको लिखते एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी एक एलिप्स ही है एक टाइप का, लेकिन इसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों क्या है? सेम है। सर्कल वही तो होता है, हर तरीके से हर साइड से क्या होगा? डिस्टेंस सेम आता है, दैट इज कॉल्ड सर्कल। अब आपने इलिप्स भी पढ़ रखा है। इलिप्स के नीचे बच्चे हम लोग आपको बताएंगे कि एक्स के नीचे जिसका स्क्वायर है, पहले ये देखो, ये है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेंटर इज 0 एंड 0। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो वही सेंटर हो जाता। सेंटर अभी 0 0 है। x के नीचे a का स्क्वायर है, इसलिए x इंटरसेप्ट कितना लेंगे? दोनों लेंगे, प्लस ए भी और माइनस ए भी। प्लस ए माइनस ए 0। y के नीचे b का स्क्वायर, ऊपर जाएंगे बच्चे 0b 0 माइनस बी। अभी हम लोगों ने ये एज्यूम किया है कि लेंथ ऑफ b इज लेस देन लेंथ ऑफ a। उस केस में हमें हॉरिजॉन्टल एलिप्स मिलेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स मिलेगा। समझ में आ गई बात? x के नीचे जिसका स्क्वायर रहेगा उस उतना ही लेंथ हमें ओरिजिन के दोनों साइड लेना है x एक्सिस पे। y के नीचे जिसका स्क्वायर रहेगा दैट क्वांटिटी हमें वर्टिकली लेना है, ऊपर और नीचे। फिर चारों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो फ्री हैंड से, दैट विल बी योर एलिप्स। ये था एलिप्स। यहाँ पर लिख लो सर्कल, यहाँ पर लिख लो पैराबोला। पहला हमने पढ़ा था पैराबोला। पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, लास्ट क्या बचता है? हाइपरबोला। यस, थोड़ा थोड़ा बोला करो बीच में। जैसे आप क्लास में टीचर से बात करते हो ना, वैसे ही बीच बीच में बोला करो। जैसे अभी हाइपरबोला बोला, बहुत बढ़िया है। इससे क्या होता है ना, टीचर को मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ कुछ जिंदा जो है पढ़ रहे हैं, कहीं लाशें या कुछ टेबल चेयर को तो नहीं पढ़ा रहे। तो ऑनलाइन में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की बढ़ जाती है कि टीचर से इंटरेक्शन करते रहना है। ठीक है, तो बोलते रहो बीच बीच में, और कुछ भी अगर दिमाग में सवाल आता है तो पूछते रहो, लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड। हाइपरबोला
हाइपरबोला में आ जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेकिन तो हाइपरबोला में और इलिप्स में क्या फ़र्क है कि इलिप्स में ना बीच में प्लस होता है, हाइपरबोला में कोई एक चीज़ माइनस में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जरूरी नहीं है कि यही हो, कभी एक्स स्क्वायर वाला पार्ट भी नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव नहीं होगा। दोनों नेगेटिव क्यों नहीं होंगे? या तो ये होगा या फिर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। क्या कभी दोनों नेगेटिव होंगे? बताओ जल्दी। क्यों नहीं होंगे? नो मैम तो आपको पता ही, क्योंकि मैंने बोला था नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई आइडिया? देखो, अब इस तरीके से सोचना, आप लोगों को थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा लेना है और सोचने का भी अब तैयारी शुरू कर देना। 11th-12th जैसा नहीं है फॉर्मूला रटवा दिया पढ़वा दिया ऐसे ही आ रहा है। अब आपको ज़्यादा लॉजिकल वे में सोचना है। आप जरा माइनस को थोड़ा कॉमन वॉमन लो, रफ पेज हमेशा लेकर के बैठा करो अपने साथ। बहुत सारे 11th-12th के पुराने नोटबुक के पेजेस होंगे ना फटे हुए, वो लेकर के बैठा करो। एमएमई के क्लास के बाद फाड़ के फेंक दिया करो, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको पेस्ट कर लिया करो। यहाँ देखो, माइनस को थोड़ा कॉमन लेकर के देखते तो पता लग जाता आपको। उधर चला गया -1। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि दो पॉजिटिव चीज़ों का सम क्या आ जाए? नेगेटिव? नॉट पॉसिबल। इसलिए कभी भी दोनों नेगेटिव नहीं होंगे। तो ऐसे भी कॉन्ट्राडिक्शन मैथमेटिकली बहुत जगह राइज होंगे और फिर हम अपने ही एजम्पशन किए हुए बातों को गलत ठहराएंगे। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। चैप्टर 1 में पढ़ना है हमें मेथड ऑफ प्रूफिंग, अभी नहीं देखना। चलो अब इसका ग्राफ बताते हैं। ये बिल्कुल नया है आपके लिए। वैसे तो हाइपरबोला आप लोग पढ़ रखे होंगे 11th-12th में, लेकिन ग्राफ नए टेक्निक से आपको बता रहे हैं। देखो, सेंटर है 0 0। कैसे पता लगा? क्योंकि x माइनस 0 y माइनस 0। अब x के नीचे है a का स्क्वायर, तो मैंने a इधर ले लिया, माइनस a इधर ले लिया। y के नीचे है b, तो ऊपर ले लिया b। रेडी हो जाए, क्योंकि इसका क्वेश्चन हम देने वाले हैं और आप लोगों को करके मुझे शो करना है। 0 माइनस b। अब इन दोनों से होते हुए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको बनाना है, बिल्कुल लाइट कलर डॉटेड, बिल्कुल लाइट कलर, या फिर पेंसिल से, या फिर पेन से तो डॉटेड, हाइलाइटर जैसा बॉक्स बना दिए। अब बॉक्स का डायगोनल भी आपको स्केच कर देना है, तो मैंने लाइट कलर चूज कर लिया, डायगोनल बना दिया बॉक्स का, ये डायगोनल बना दिया। अब बताओ, रेड से बनाएंगे ग्राफ। कौन सी चीज पॉजिटिव है? एक्स वाला टर्म पॉजिटिव है या वाई वाला टर्म पॉजिटिव है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पॉजिटिव है ना, उसके बाहर में प्लस लगा हुआ है, कुछ नहीं है तो प्लस ही मानेंगे ना। वाई वाला नेगेटिव है, तो इन दोनों को एजिम्टोड जैसा लेते हुए बॉक्स को हल्का सा टच करके निकल जाएगा, और ये एजिम्टोड होते हैं। एजिम्टोड मतलब नेवर टचेस द कर्व। करेगा भी तो कहाँ? इन्फिनिटी पे। चैप्टर 6 में पढ़ेंगे हम लोग एजिम्टोड के बारे में, अभी बस आइडिया आपको दे दिए। तो कभी भी आप टच करके गलती से मत दिखलाना। ये बन गया, और हमेशा इसमें पेयर बनेगा, तो लाइक दिस वे। यही बन गया। रेड वाला ही बस हमारा मेन ग्राफ है, बाकी सब हेल्प के लिए बना था। जो भी बॉक्स बना था, जो भी लाइट ब्लू बना था, वो सब हेल्प के लिए। मतलब इसमें पैराबोला ये और ये बना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे बच्चे आप लोगों को। ये दिया मैंने क्वेश्चन, चलो इसको करो। 2 मिनट का समय देते हैं, सभी को ट्राई करो। और फिर अब आप, ये तो ग्राफ है तो आप मुझे भेजोगे नहीं, अभी मेरा नंबर भी आपके पास नहीं आया होगा, पर्सनल नंबर, वो थोड़े दिन बाद मिलता है, अभी से नहीं मिलता है बच्चों को। तो वाई स्क्वायर माइनस, तो आप अगर पर्सनल नंबर मिल जाता तो आप मुझे फोटो खींच करके भेजते, अभी नहीं मिलेगा। 2-3 चैप्टर्स के बाद मिलता है बच्चों को मेरा नंबर। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो इसका बस आप लोग अपने नोटबुक में ग्राफ बनाओ, फिर हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे, 2 मिनट बाद। आप लोग मैच करना, जिसका जिसका मैच करेगा सबको चैट बॉक्स में यस 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 लिख के भेजना है। ठीक है, जिसका नहीं मैच करेगा वो भी नो लिख करके भेजेंगे, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उसमें से कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितने बच्चों को नहीं आ रहा है, किस बच्चे का क्या लेवल है।
उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने टीचिंग को क्या करते हैं, ये अडॉप्ट करते हैं कि किस लेवल तक जा करके पढ़ाना है। इसके मैच करेगा तो भी यस भेजना है, नहीं करेगा तो भी नो भेजना है। अब स्टार्ट करो आप लोग। सभी बच्चों ने ट्राई कर लिया और सबका यस यस भी आ गया, यस मैम डन। अब देखते हैं कि किसका किसका मैच करता है। ठीक है, डन तो हो गया सबसे, मैच करो। देखो वाई स्क्वायर, जब नीचे में कुछ नहीं आता आप 1 स्क्वायर अरेंज कर दो, यहाँ भी 1 स्क्वायर अरेंज कर दो। सेंटर क्या है, y माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। अब देखो x के नीचे 1, y के नीचे 1, तो x के नीचे 1 तो माइनस 1 0 1 0। इसकी वजह से 1 स्क्वायर की वजह से लेफ्ट और राइट में 1 1 का इंटरसेप्ट ले लिया। यहाँ पर 1 स्क्वायर है तो अब टॉप और बॉटम में 1 1 का इंटरसेप्ट लेना है, यानी स्क्वायर बनेगा 0 1 0 माइनस 1। अब आप इनको ज्वाइन कर दो। बन गया बॉक्स। बॉक्स के बाद क्या करना होता है, डायगोनल। डायगोनल के बाद नेगेटिव इस पे आ रहा है, खैर पॉजिटिव हमें देखना है। पॉजिटिव वाई एक्सिस के टर्म्स है, यानी पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड बनेगा। समझ में आ गई बात। अब किसका किसका मैच किया, जल्दी भेजो। यस यस मैच्ड, 3 बच्चों का आ गया। यस संचित का विचार 5 6। चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब दिस टाइम ऑल्सो आई एम वेरी लकी कि मुझे अच्छे बच्चे मिले। अच्छे बच्चे मिलते हैं तो मज़ा आता है पढ़ाने में। चलो तो ये हो गया हमारा डिग्री 2 का ग्राफ कंप्लीट हो गया, क्वाड्रेटिक बच्चे। तो हमने डिग्री 1 वाली कर ली, डिग्री 2 वाली कर ली। एक बार थोड़ा सा और डिटेल में डिग्री 3 का करना है, उसके बाद से अब आप किसी भी डिग्री का ग्राफ बना पाओगे। एक बार डिग्री 3 का बना लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखना #3 क्यूबिक फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ध्यान से देखो, तो इसमें है कि जब आप 0 करोगे, जरा सोचो, x क्यूब में x और y, जब x 0 तो y भी 0, x 1 तो y भी 1, x माइनस 1 तो y भी माइनस 1, क्योंकि क्यूबिक है, ऑड फंक्शन है। तो 0 पे 0, 1 पे 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज माइनस 1, दिस इज ऑल्सो माइनस 1, माइनस 1 पे माइनस 1। लेकिन हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना, तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। फिर क्या फर्क रह जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब और y इक्वल टू एक्स में? कोई तो फर्क होना चाहिए जब क्यूबिक फंक्शन है। इसलिए सीधा इनको ज्वाइन नहीं करना, कुछ तो इसमें है लफड़ा, कुछ तो है। अब ध्यान से देखो, एक पॉइंट आप चूज कर लो 1 से छोटी वैल्यू। सपोज करो मैंने 1/2 चूज कर ली, x इज इक्वल टू 1/2 लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, 1/2 का क्यूब 1/8। तो ये हो गया 1/2 1/4 और उसका भी हाफ 1/8, वेरी क्लोज टू एक्स एक्सिस। यानी इधर का ग्राफ ऐसे बनेगा। वैसे जब आप चैप्टर 9 में पढ़ लोगे ना कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो यही ग्राफ बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव से। लेकिन अभी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक, अभी जितना हमारा 12th तक का नॉलेज है ना, उसी नॉलेज पे हम अपना ग्राफ बना रहे हैं। इसलिए ये भी नॉलेज आपको हो जाएगा, और 9th के बाद तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, मतलब आप मेरे से भी आगे निकल जाओगे। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 अगर ले लेते हैं, माइनस 1/2 यहाँ होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो ये देखो, ये -1 है तो इसका हाफ कितना हो गया, -1/2। उसका भी हाफ कर दिया, -1/4। उसका भी हाफ कर दिया, -1/8। विल बी लाइक दिस वे, ऐसे आएगा। अब 1 के बाद जरा देखो, अगर x इज इक्वल टू 2 ले लेते हो तो y इज इक्वल टू 2 क्यूब। अचानक से वैल्यू इतनी बड़ी हो जा रही है, मतलब 1 ये है, 2 ये है, 2 पे तो बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, मतलब कुछ यहाँ।
तो ऐसे स्टीपर हो जाएगा स्लोप। वैसे ही -2 पे -8 तो ऐसे हो जाएगा। यानी सिंपल से वे में y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ अब जब भी जरूरत पड़ेगा आपको मॉडिफिकेशन से पहले, आपको ऐसे एक पॉइंट ये लोकेट कर लेना है, इसमें ऐसे क्लोज टू एक्स एक्सिस, इसमें भी क्लोज टू एक्स एक्सिस, उसके ऐसे क्लोज टू वाई एक्सिस, इधर में भी क्लोज टू वाई एक्सिस। और बस एग्जामिनर आपका यही 3 पॉइंट चेक करेगा कि बच्चे ने बनाया है या नहीं बनाया, हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब, पास हो गया आपका ग्राफ। बहुत ज़्यादा हम स्केल मेज़र करके एकदम ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना, रफ ग्राफ हमें आइडिया आना चाहिए। क्लियर बच्चे, एक्स क्यूब का ग्राफ सभी को? अब आ गया तो अब इंटरेस्टिंग, आप पॉलिनोमियल से छुटकारा पाने वाले हैं। #4 यस, क्या 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 बोल रहे हो? वॉइस ब्रेक कर रहा है, फिर से बोलो। नहीं आ रही बच्चे आपकी आवाज, वॉइस ब्रेक हो रहा है। आप चैट बॉक्स में लिखो ना जो भी लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक लिखना आप लोग, चैट बॉक्स में लिख करके भेजो। पॉलिनोमियल कर्व्स ऑफ एनी डिग्री। देखो, डिग्री 1 का हमें पता है स्ट्रेट लाइन, डिग्री 2 का पता है कि क्या बनेगा, चारों में से कुछ भी बन सकता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। ओके, डिग्री 3 में भी किस शेप का होगा हमें पता है। अब डिग्री 4, डिग्री 5 इन सब के लिए करना है। तो पॉलिनोमियल कर्व्स ऑफ एनी डिग्री में आप अभी ए पार्ट लिखना, फंक्शंस ऑफ ऑड डिग्री। ऑड डिग्री में x3, x5, x7, x9 लाइक दिस वे। अब कोई भी सबका एक ही शेप होता है, बस थोड़ा थोड़ा ना स्लाइटली वो स्लाइड करता है, मतलब शिफ्ट कर जाता है हल्का हल्का। देखो बेसिक ग्राफ बना रहे हैं, -1, -1, -1, ठीक है। लाइट ब्लू वाला कर्व याद रखना है, किसका है? x³ का है। हाँ, अब देखो x⁵ के बारे में जरा सोचो आप। x⁵ को कंपेयर करो x³ के साथ, और फिर कंपेयर करना है x7 के साथ। अगर मैंने x इक्वल टू 2 पे कंपेयर किया, पहले 1/2 पे कर लेते हैं, x इक्वल टू 1/2, तो ये दे देगा 1/8, और ये कितना देगा 1/32, और x⁵ तो कितना दे देगा 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 1/128। अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि x हमने 1/2 लिया है। तो देखना ये था पहले 1/2, इस पे ये कितना आया था 1/8, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन था, x³ था। अब हम दूसरा ग्राफ बना रहे हैं ग्रीन कलर से, ध्यान देना, किसका x⁵ का ग्राफ बना रहे हैं। अब 1/2 पे और भी नीचे आ जाएगा, और भी नीचे, मतलब इसमें थोड़ा सा और नीचे, और जाना तो 1 1 पे ही है, क्योंकि y इक्वल टू x⁵ में सब 1 पे, 1 पे ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तीनों ही 1 देंगे। समझ में आ गई बात? तो सबको ज्वाइन तो 1 1 पे करना ही करना है। लेकिन अब 1 के बाद मैम x इक्वल टू y² का ग्राफ रिपीट कर दो, y² का ग्राफ, ठीक है। इवन वाले में रिपीट करेंगे, अभी हम लोग ऑड वाला कर रहे हैं ना, ऑड वाला देख लो, अभी इसी का बी पार्ट करेंगे, इवन उसमें बता देंगे। यहाँ देखो x इक्वल टू 2, तो 2 पे x³ में क्या ग्राफ मिलेगा हमें, जल्दी बताओ। x³ में मिलेगा 8, x⁵ में 32, 128, यानी जिस रेट से ये बढ़ रहा है उससे भी फास्टर हो जाएगा किसका ग्राफ, x⁵ का ग्राफ। समझ में आ गई बात? यानी -1 to 1 के बीच में क्लोज टू x एक्सिस, लेकिन जैसे ही -1 और 1 को क्रॉस करता है वो क्लोज टू y एक्सिस आ जाता है। थोड़ा सा कॉम्पेरेटिवली आप स्टडी कर सकते हो, नहीं तो तीनों का ग्राफ सेम टू सेम बन रहा है, शेप तो एक ही जैसा बन रहा है। अगर अलग अलग दे दिया जाए तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे कि x³ का कौन सा, x5 का कौन सा, x7 का कौन सा है।
एक ही ग्राफ में तीनों बना रहेगा तभी आप पहचानोगे कि कौन सा थोड़ा सा नीचे कौन सा थोड़ा सा ऊपर है, तभी आपको पता लगेगा। अब बच्चे देखना जरा, अब आप समझ गए होंगे कि अगर x टू द पावर 7 का ग्राफ होगा तो थोड़ा सा और नीचे आएगा, इससे भी, और इससे भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। समझ में आ गई बात? लाइक दिस। ये बहुत कम कम होता है, ये मत कर देना मैम नीचे आते आते कहीं ऐसे जाने लगेगा और फिर इधर में ऐसे आने लगेगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, रहेगा वही, सबका शेप वही दिखेगा। एक्स क्यूब का भी शेप वही दिखेगा, अलग अलग देखोगे, एक्स टू द पावर 5 का भी शेप वही दिखेगा, एक्स टू द पावर 7 का भी शेप वही दिखेगा। ये तो जब एक ही ग्राफ पे रख के कंपेयर करोगे तो थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस नजर आएगा। समझ में आ गई बात बच्चे? अब तो आप एक्स टू द पावर 7 का भी बना सकते हो, 9 का भी, 11 का भी, सबका बना सकते हो। क्लियर? इस पॉइंट को 1 1 और इसको -1 -1 लिखना है। तो ऑड डिग्री वाला हो गया। तो अब नेक्स्ट आप लोग लिखना बी में फंक्शंस ऑफ इवेंट डिग्री। इसी में एक बच्चे का क्वेश्चन था, मैम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बता दो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बच्चे आपने 11th में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, याद है आपको? ये बनता था अपवर्ड पैराबोला। अगर कुछ नहीं याद है, 11th नहीं पढ़ा है, तो भी कोई बात नहीं, आप 2-3 पॉइंट ले लो, पता लग जाएगा। एक्स वाई -1 या -2 -1 0 1 2, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 2 -2 1 2 3 4। तो देखना बच्चे, -2 पे कितना आ जाएगा 4, फिर -1 पे 1, 0 पे 0, 1 2 1 पे 1, 2 पे 4। सबको ज्वाइन करोगे फ्री हैंड से, क्या मिल गया हमें? पैराबोला मिल गया ना। तो अगर आप नहीं याद है, आप भूल गए हो कि क्या होता था 11th का, तो आप ऐसे 5 पॉइंट लेकर के, ये 5 पॉइंट ग्राफ हम लोग कहते हैं, इससे भी कुछ कुछ आइडिया आपको लग जाता है। अब जरा देखना बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मैंने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये भी पास करेगा 1 1 से और -1 1 से। क्लियर? नाउ सी, अब फिर से वही बात, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा, x की वैल्यू अगर डालते हैं 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 16 ना, और ये तो बहुत ज़्यादा, और जा 60 128 कुछ शायद मैंने, ठीक है, नहीं 32 आता है पावर 5, हाँ ठीक है, 1/64। मतलब सिंपल सी ये बात है कि 1 से पहले और 1 के बाद क्या होगा, x इक्वल टू 2 पे जरा देखो, 4 2 2 4 2 2 16 64। तो अब जरा ग्राफ देखो आप, पर्पल से बना रहे हैं, x टू द पावर 4 इसके नीचे लाई करेगा, क्योंकि 1/2 पे ये ब्लू वाले में जरूर आया होगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ था ना, ये रहा होगा 1/4, तो उससे भी नीचे x टू द पावर 4 का 1/16, यानी उससे नीचे आना है। लेकिन इधर अचानक से बढ़ने लगेगा, इधर में इससे डाउन होगा थोड़ा सा, और इधर थोड़ा सा अप होगा। तो दिस इज फॉर x टू द पावर 4। उसी तरीके से बच्चे अब ग्रीन कलर से ग्राफ बना रहे हैं, लाइक दिस वे, ये और ये किसका ग्राफ बनेगा, x टू द पावर 6 का, थोड़ा सा नीचे ये बनेगा हमेशा u। फिर से वही बात, एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ वही, x टू द पावर 4 का भी ग्राफ वही, x टू द पावर 6 का भी ग्राफ वही। हर इवेंट फंक्शन का एक ही टाइप का पैराबोला बनता है, लेकिन कौन सा थोड़ा सा ऊपर कौन सा थोड़ा सा नीचे, वो कंपैरिजन के टाइम में ही पता लगेगा।
तो आपके एग्जाम में कोई भी ग्राफ आता है आपको इसी तरीके से पैराबोला बना देना है। क्लियर बच्चे? एक्स स्क्वायर का आएगा तब तो डायरेक्ट पैराबोला बना दोगे, कोई और का आएगा तो आप एक्स स्क्वायर से कंपेयर करके फिर दिखलाओगे कि आपका एक्स टू द पावर 4 या एक्स टू द पावर 6 का ग्राफ किस टाइप का बन रहा है। तो अब क्लियर हो गया बच्चे पॉलिनोमियल का ग्राफ? सबको आ गया समझ में? तो आपको एक्स क्यूब का ग्राफ आना चाहिए, एक्स 4 का ग्राफ आना चाहिए। यस बच्चे, कोई कुछ पूछ रहा है शायद? नहीं, ठीक है। अब इसके बाद से अब हम लोग कुछ छोटे छोटे नए बहुत सारे 4-5 टाइप के और फंक्शंस रह गए हैं, उन सबको देख लेते हैं। तो अभी कितना हैशटैग हुआ था? पहला था लीनियर का, दूसरा था क्वाड्रेटिक का था, तीसरा क्यूबिक का, चौथा था पॉलिनोमियल का। अब हैशटैग फिफ्थ। यस, हैशटैग फिफ्थ, जिसमें आप डालोगे इनवर्स फंक्शन। ये तो आपको माइक्रो में इतना यूज होगा ना, अभी से ही आप लोग यूज कर रहे होगे फर्स्ट सेम से ही। डिमांड फंक्शन कैसा होता है? डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हाँ, तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है मैथमेटिक्स में देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि टीचर सीधा ऐसे क्यों बना देते हैं ग्राफ। ये आपका हो गया डिमांड फंक्शन, ये हो गया सप्लाई फंक्शन। ऐसे बना देते हैं ना टीचर सीधा। कैसे बनता है वो देखो। y इज इक्वल टू 1/x। जरा देखना, लिमिट सबको आता है, 11th-12th में पढ़ के आए हो। अगर x 1 तो y 1। अगर x टेंड्स टू 0 तो y किसकी तरफ जाएगा? जल्दी बताओ। कोई जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। एक जवाब आया भी तो वॉइस ब्रेक हो गया। नहीं, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो y किसकी तरफ जाएगा? y का रिलेशनशिप ये रहा 1/x। यस, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अगर x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो y 0 की तरफ। हाँ, तो अब इसका ग्राफ आप लोग बना सकते हो। 1 पे 1, x इन्फिनिटी बहुत लास्ट में होगा तो y 0 की तरफ, लाइक दिस वे। और अगर x 0 है तो y कहाँ? इन्फिनिटी। तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ठीक है, यहां पर पता लग रहा है बच्चे, ध्यान से सुनो, यहां पर पता लग रहा है कि x इन्फिनिटी है और y बहुत क्लोज हो रहा है x एक्सिस के, यानी y इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। यहां पर पता लग रहा है कि जैसे जैसे ये y एक्सिस के काफी क्लोज आ रहा है, यानी x 0 की तरफ जा रहा है, तो y बहुत ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। वैसा ही कुछ लिमिट आपका नेगेटिव साइड में भी एप्लीकेबल होगा। -1 पे -1, माइनस इन्फिनिटी पे 0, यहाँ पे हमें माइनस इन्फिनिटी और 0 मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये कोऑर्डिनेट आप शो नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट फाइनाइट, ये बस अपने समझने के लिए है। यहाँ पर आप 0 और इन्फिनिटी अभी फिलहाल आप पुट कर लो। ये हो गया इन्फिनिटी x की वैल्यू और y की वैल्यू 0, अपने बस समझने के लिए। एंड यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? माइनस इन्फिनिटी और y नहीं, x तो 0 की तरफ और y माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है बच्चे, तो यही ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू 1/x का। तो आपके टीचर सीधा माइक्रो में क्या करते हैं, आकर के ऐसे ग्राफ बना देते हैं, दिस इज योर डिमांड फंक्शन। वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं बनाते? हाँ, मैथमेटिक्स में, प्योर मैथमेटिक्स में तो x और y है, हमें क्या पता x और y किस टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चे, माइक्रो में x होगा और इधर प्राइस होगा तो बोथ मस्ट बी पॉजिटिव, इसलिए मोस्ट ऑफ द ग्राफ, ऑल ग्राफ नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ पॉजिटिव का ग्राफ नीचे भी आ जाता है जब लॉस होने लगता है, कुछ कुछ केसेस में एक्स एक्सिस के नीचे भी ग्राफ आने लगता है। यहाँ पर हमारा ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी क्या होंगे? आर मेजर्ड इन पॉजिटिव क्वांटिटी ओनली। अब जरा देखो, इसको एक और नाम से जाना जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। कभी कभी ऐसा ग्राफ मिल जाता है p माइनस ए इज इक्वल टू 1/x माइनस बी, ऐसे भी मिल सकता है डिमांड फंक्शन। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस आपका शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग अभी बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।
ऐसे आप ग्राफ बना दोगे। अभी तो 0 0 पे है, लेकिन इस ए और बी की वजह से जो शिफ्टिंग आएगा, ये शिफ्टिंग के बाद ही पढ़ोगे तो समझ में आएगा अच्छे से। इनको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं इस टाइप के ग्राफ को? अगर अपने नोटबुक पे बनाया हुआ है ग्राफ, तो नोटबुक को जरा ऐसे टर्न करो। अब आपको ये हाइपरबोला दिख रहे हैं, दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं हाइपरबोला? अरे भाई, जो मैंने बॉक्स का बनाया था डायगोनल, वो दोनों डायगोनल ये दोनों हो गए, और ये हाइपरबोला बन रहा है। दिस इज हाइपरबोला, ये है हाइपरबोला। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे बिहेव कर रहे हैं? एज एक्स एंड वाई आर एजिम्टोड, ये दोनों एजिम्टोड हैं। और एक्स और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? एक्स एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं। इसलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। मतलब इस हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके एजिम्टोड जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, तो ये नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सिंपली एक हाइपरबोला है, लेकिन नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन जिसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होने लगेगा एजिम्टोड जैसा बॉक्स का डायगोनल, सिर्फ उन्हीं को कहा जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अब याद रहेगा कि इस टाइप के फंक्शन को, इन्वर्स फंक्शन को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं। इन्वर्स फंक्शन हो गया बच्चे। ये कौन सा हैशटैग था? 5th था। नेक्स्ट कर दो हैशटैग 6th। यस ओजस्वी, पूछो क्या पूछ रहे हो? हाँ जी बच्चे, अब 6th में कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। यस ठीक है। मैथमेटिकली जो है एजिम्टोड का मतलब है यहाँ पर, एजिम्टोड आपको पता है कि व्हाट आर एजिम्टोड्स? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करती है। आप पेपर पे शो ही नहीं कर सकते कि वो कभी भी उसको टच कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, दिस इज एजिम्टोड क्योंकि ये टच करेगा, लेकिन कहाँ पर? इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी होता तो हम इसको टच करके दिखला देते। ये होता है एजिम्टोड का मतलब। तो एजिम्टोड आप पढ़ोगे चैप्टर 6 में तो और ज़्यादा डिटेल में जानोगे, अभी नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, वो ठीक है, आपने जो भी पढ़ा होगा ना रेक्टेंगल, वो भी बात सही होगी, थ्योरेटिकली वो भी सही होता है। एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अब पढ़े नया फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स जिसको हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसका मतलब आपको पता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो अंदर में अगर नेगेटिव है तो आप एक और नेगेटिव लगा दो, जिसकी वजह से वो क्या बन जाए? पॉजिटिव बन जाए। तो 0 पे 0 ही होगा। 3 जगह से बताओ लॉग इन कर रहा है। यहाँ देखो y इज इक्वल टू दिस वन। अब इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसी 5 से ही आप इंस्पायर्ड होकर के इसका डेफिनेशन लिखो। x अगर हमें पता है कि x इज पॉजिटिव, माइनस x अगर हमें पता लग गया कि अंदर में नेगेटिव है, और 0। अरे यार, इसके पास कितने डिवाइस हैं? 4 डिवाइस से। इफ x इज इक्वल टू 0, तो x माइनस एक्स और 0 मॉड x की डेफिनेशन हो गई। अब जरा देखो मॉड x की डेफिनेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो मुझे बताओ y इज इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन होती है? सबको पता है, मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये 45 डिग्री वाला, ये लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज दिस लाइन। ये सबको पता है या नहीं पता है? जिसका स्लोप -1 है। अब
ये लाइन तब तक वैलिड है जब तक x पॉजिटिव है। दैट मीन्स इसका हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे, क्योंकि इधर ही x क्या है बताओ, पॉजिटिव है। ये लाइन वैलिड होगा जब तक x नेगेटिव है, यानी ये वाला लाइन ले लेंगे नेगेटिव x के लिए। नेगेटिव x मतलब y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे, पॉजिटिव x मतलब y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे। तो यही हमारा ग्राफ बनता है, वी शेप कर्व हम लोग कहते हैं किसका, y इज इक्वल टू मॉड x का। ये कर्व इतना इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 में डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे, फिर किंक में पढ़ेंगे, बहुत जगह पढ़ते हैं इसको। तो इसका ग्राफ आपको बेसिक्स चैप्टर 2 में बताया जाता है। समझ में आ गया y इज इक्वल टू मॉड x का कर्व। अब आगे हम जब भी हमें मिलेगा y इज इक्वल टू मॉड x, बिना सोचे समझे यही काम कर देना है, बस यहाँ पर 0 0 लिख। अंडरस्टूड है कि दोनों लाइन कौन कौन सी है, क्लियर बच्चे। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। अब एक सिग्नम, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, 4 रहते हैं। बेसिक कर्व्स में बच्चे 4 फंक्शन रहते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, क्योंकि आज कितना भी जल्दी कर लेंगे चारों को नहीं कर पाएंगे। बकराल बेचारा अभी तक ये कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। क्लास 3 चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट्स में नेक्स्ट क्लास का टॉपिक लिख देते हैं। इसमें बच्चे अगर आप ज़्यादा क्यूरियस हो तो आप लास्ट ईयर के वीडियो से भी पढ़ सकते हो, वो यूट्यूब पे फ्री में डाला हुआ है, तो आगे आगे पढ़ के आप आ सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं, चैप्टर 2 तो पूरा डाला हुआ होगा फ्री में पिछले साल में। अच्छा ठीक है, सर से एक बार पूछना कि आप मुझे लास्ट ईयर के फ्री वीडियोस का लिंक दे दो, सर आपको भेज देंगे। अभी तो जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे अपलोड होगा। आज तो बना ही है अभी क्लास 2। इस आप एक बार सर से पूछना इस बारे में, ठीक है। नंबर है ना आपके पास 9311, वही बताएंगे। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा पढ़ेंगे y इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसमें भी लिमिट का अप्रोच लगाएंगे। y इज इक्वल टू ln x, जिसको कि log x बोलते हैं, इसमें भी लिमिट का अप्रोच लगेगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 8 में यूज होगा, चैप्टर 7 में एल हॉपिटल रूल में यूज होगा, चैप्टर 9 में यूज होगा, हर जगह ये यूजफुल है दोनों फंक्शन। उसके बाद से फिर मॉडिफिकेशन भी हमारा 3rd क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगने हैं। उसके बाद से फिर मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, अब आप इसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आओगे। और अब तो खैर हमारी डेली ही क्लासेस लगेंगी, मुझे मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया है। आपको टाइमिंग भेज दिया जाएगा। यस नहीं नहीं, वो तो हो चुका है अपलोड, आप सर से पूछो, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, अब ये मुझे क्लास ख़त्म करने दो, और जो पूछना है आप वो क्लास के बाद पूछना मेरे से, ठीक है। अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप लोग भी रुको। तो आज बच्चे इतना ही, फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने 3rd क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय 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 बाय।